सास अपने मायके, बहू अपने मायके। किशनलाल और उसका बेटा किचन में काम कर रहे थे। अरे पापा, ये क्या बनाई है आपने? सब्जी कम, सूप ज़्यादा लग रही है ये। बस पानी पानी, हल्दी मसाले का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वाह बेटे, अब तो अपने बाप को सिखाएगा। तूने तो बड़ी अच्छी रोटी बनाई है। कोई जली हुई, कोई कच्ची सी, कुछ आधी कच्ची पक्की, और गोल तो एक भी नहीं है बेटा। किशनलाल की पत्नी कामिनी देवी और सुरेश की पत्नी नेहा की आपस में बनती नहीं थी। छोटी छोटी बातों में भी उनके बीच झगड़ा हो जाता था। और फिर सास अपने मायके और बहू अपने मायके, और बाप बेटा किचन में। आइए देखते हैं क्या हुआ था। तुमने मेरी सहेली के सामने मेरी नाक कटा दी। तुमसे नींबू पानी बनाने ही तो बोला था, और तुमने बाहर से रेडीमेड शिकंजी मंगवा दी। कितनी आलसी है तू। जब पिछली बार बनाया था तो उन लोगों ने कितनी बुराई की थी। बोल रहे थे इससे अच्छा तो हम बाहर ठेले वाले से शिकंजी पी लेते, इसलिए मैंने इस बार ठेले वाले से ही मंगवा दिया। तेरे पास तो हर सवाल का जवाब तैयार ही रहता है। मम्मी जी, आपसे ही तो सीखा है। तेरी माँ करती होगी ऐसी हरकतें। हमारे घर में बड़ों को उल्टा जवाब नहीं देते। मम्मी जी, मेरी माँ को बीच में मत लाइए। अच्छा जी, अभी तूने मुझे जो उल्टा जवाब दिया उसका क्या? हाँ तो मम्मी जी, आप मुझे बोलो, मेरे घर वालों को बीच में मत लाओ। अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकलता है तो उस प्रोडक्ट बनाने वाले को भी सुनना पड़ता है। मम्मी जी, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं हूँ, और इस हिसाब से तो आप एक यूजलेस प्रोडक्ट हो। तुमने मुझे यूजलेस प्रोडक्ट बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? शुरुआत तो आपने ही की थी। झगड़ा बढ़ता जा रहा था, तभी किशनलाल और सुरेश आ जाते हैं। अरे बस करो कामिनी जी, आप लोगों का हर बार का सेम ड्रामा है। किट्टी पार्टी करो, फिर उसके बाद घर में लड़ाई झगड़े शुरू। मैं ड्रामा करती हूँ? ठीक है, तो मैं ड्रामेबाज ही सही। मैं जा रही हूँ अपने मायके। रखो अपनी सच्ची बहू को सिर पे बैठा के। कामिनी जी सुनो तो, आप तो छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती हो। कामिनी देवी कहाँ सुनने वाली थी। वो अपने कमरे में चली जाती है बैग पैक करने, और उधर सुरेश अपनी पत्नी नेहा को समझा रहा था। अरे नेहा, तुम भी क्या मम्मी जी से लड़ने लग जाती हो? एक दो बातें सुन लोगी तो क्या हो जाएगा? वो बड़ी है, इतना तो चलता है। मम्मी जी तो कोई भी बात हो तो मेरे घर वालों को बीच में ले आती हैं, तो मैं क्या जवाब भी ना दूं? तुम अगर चुप कर देती तो इतनी बात न बढ़ती, और हर बात पे जवाब देना अच्छा नहीं होता। अच्छा, अगर मैंने कोई जवाब दिया तो मैं बुरी बन गई, मैं गलत और सब सही। फिर तो यहाँ पे रहना भी मेरा गलत ही है। मैं जा रही हूँ अपने मायके, अपनी माँ के घर। क्या यार, हद है। खुद लड़ाई करो, और कोई कुछ बोले तो अपने अपने मायके चले जाओ, ये अच्छा है। किशनलाल और सुरेश लाख कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कामिनी देवी और नेहा दोनों अपने अपने मायके चली ही जाती है। ऐसा कब तक चलेगा पापा? जब देखो मम्मी नानी के घर चली जाती है। क्या हो गया, अगर बहू ने दो बातें सुना भी दी तो अपना बड़ा दिल दिखा के माफ़ कर दो। और कम से कम आप तो समझा ही सकते हो मम्मी जी को। आपकी शादी को सिल्वर जुबली हो गए और अभी तक आप मम्मी को संभाल भी नहीं सकते। अच्छा बेटे, अपनी वाली को अभी देख ले, वो भी तो मायके बैठी है। बड़ा आया मेरी वाली की बुराइयां करने वाला। अरे पापा, मेरी वाली तो अभी नई है, जवान खून है। वाह बेटे, अब तेरी मम्मी बूढ़ी हो गई। आने दे तेरी माँ को, बताता हूँ उसे, फिर खबर लेगी तेरे अच्छे से। ना बाबा ना, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। अरे डर मत बेटा, मैं भी मजाक ही कर रहा था। दोनों बाप बेटा हंसने लगते हैं। किशनलाल और सुरेश का रिश्ता बहुत दोस्ताना था।
वो बाप बेटा कम और दोस्त ज़्यादा थे। कब बाप बेटा बन जाते, कब दोस्त। उनका रिश्ता देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते थे। मजाक अपनी जगह ठीक है पापा, लेकिन मैं ये खाना नहीं खा सकता। कुछ बाहर से मंगा लेते हैं। मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं अब तो। हाँ बेटा, भूख तो लग रही है, लेकिन बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता। लेकिन अगर ये खाना खाओगे तो पेट और खराब हो जाएगा पापा आपका। चल ठीक है, अभी मंगा लेते हैं खाना, फिर देखते हैं बाद में क्या करना है। काश हमारा भी कोई मायका होता पापा। बेटा, मेरी माँ का और तेरी माँ का दोनों का घर तो यही है, तो इस हिसाब से हम अपने मायके में ही हैं। ये बोल के किशनलाल हंसने लगता है। अभी हंस लो पापा, जब भूख लगेगी तो खाना बनाना फिर रो रो के। जब तेरी माँ को झेल रहे हैं तो किचन को भी झेल लेंगे बेटा। तेरा बाप अभी जिंदा है, तू टेंशन ना ले। अरे पापा जी, आप तो रहने ही दो। मम्मी के जाते ही शेर बन जाते हो, और जैसे ही मम्मी आएगी फिर से ढेर हो जाओगे। इस बार हंसने की बारी सुरेश की थी। किशनलाल और सुरेश को खाना बनाना तो नहीं आता था, लेकिन जब भी इनकी पत्नियां मायके चली जाती थी तो ये लोग किचन में खाना बनाने की टूटी फूटी कोशिश कर लेते थे। अगले दिन किशनलाल की पड़ोसन शारदा देवी खाना लेकर आती है। अरे किशनलाल जी, क्या आप लोग कच्चा पक्का खाना खाते रहते हो? अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करो। अरे नहीं शारदा जी, आज तो मैं आपका खाना ले लेता हूँ। किसी को खाने का अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन आगे से नहीं लाइएगा, क्योंकि आपको रोज़ रोज़ तकलीफ नहीं दे सकते। हाँ आंटी जी, पापा सही बोल रहे हैं। मम्मी और नेहा आ ही जाएंगे 2-4 दिनों में। इसी बहाने हम भी खाना बनाना सीख लेंगे। ठीक है सुरेश बेटा, अगर कभी कुछ भी जरूरत हो तो बताना। शारदा देवी के जाते ही किशनलाल बोलता है। बेटा, मैं तो नहीं सीख सकता अब इस उम्र में खाना बनाना। बाकी तू सीख ले, आगे काम तो आएगा ही। वो तो ऐसे ही बोला पापा, नहीं तो शारदा आंटी कल फिर आ जाती खाना लेके। अब रोज रोज खाना लेना अच्छा तो नहीं लगता ना। ये तूने अच्छा किया सुरेश। कुछ दिन और निकल जाते हैं, लेकिन ना सास वापस आई और ना ही बहू। इस बार तो कुछ ज़्यादा लंबा रुक गए दोनों। सास बहू अपने अपने मायके में। लगता नहीं इनका इरादा है इस बार वापस आने का। हाँ बेटा, तेरी मम्मी तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही, और नेहा का भी वही हाल है। पता नहीं कब तक इन दोनों सास बहू का गुस्सा ठंडा होगा और कब ये वापस आएंगे। अच्छा पापा, एक काम करते हैं, किसी खाना बनाने वाली को रख लेते हैं। कब तक बाहर का खाना खाएंगे? अब तो मुझे भी बाहर का खाना हजम नहीं हो रहा है, और खुद से खाना तो बनता ही नहीं। सही बोल रहे हो बेटा, अब तो रखना ही पड़ेगा। अब ऐसे काम नहीं चलेगा इन सास बहू के चक्कर में, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। अगले दिन से विमला खाना बनाने आती है। वाह बिमला, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ बिमला, काफ़ी दिनों बाद आज भरपेट खाना खाया है, मज़ा आ गया आज तो। जी बाबूजी, शाम के खाने के लिए कुछ सब्जियां ले आना। ठीक है बिमला, सुरेश ले आएगा। अब किशनलाल और सुरेश को हर रोज की टेंशन से छुट्टी मिल गई थी कि आज क्या खाएं, खाना कैसे बनाएं, खाना कौन बनाएगा, या फिर खाना बाहर से मंगवाना पड़ेगा। उधर कामिनी देवी को मायके में अब अपने घर की याद आ रही थी। इन दोनों बाप बेटे को तो मुझसे मतलब ही नहीं है। कितने दिन हो गए मुझे यहाँ पे कोई फ़ोन भी नहीं करता कि कब आओगे। पक्का बहू घर आ गई होगी, तभी तो मुझे भूल गए। फ़ोन करके देखती हूँ। कामिनी देवी किशनलाल को फ़ोन करती है। हाँ जी कामिनी जी, क्या हुआ? मायके से मन भर गया अब? तुम तो चाहते ही नहीं कि मैं वापस आऊँ, तभी तो ताने मार रहे हो।
अरे कामनी जी, मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है, करना तो तुम्हें अपनी मन की ही है। तुम्हारा घर, जब चाहे आ जाओ। रहने दो, तुमसे बात करना ही बेकार है। अच्छा ये बताओ, बहू आ गई घर पे? जैसे तुम अपने मायके में खुश हो, वैसे ही वो भी अपने मायके में खुश है। यानी सास अपने मायके और बहू अपने मायके, और हम दोनों बाप बेटे अपने घर पे। कभी सीधी बात भी कर लिया करो। ये कहकर कामिनी देवी गुस्से में तमतमा जाती है और फोन काट देती है। ये क्या हो गया है दोनों बाप बेटों को? कोई अब मेरी खबर भी नहीं लेता। पहले तो सुबह बाप फोन करता था और शाम में बेटा, और मिन्नतें करते रहते थे मुझसे कि वापस आ जाओ। और ये बहू भी नहीं आई है अभी तक। और अगर बहू के आने से पहले मैं चली गई तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। जो हाल कामिनी देवी का था, वही हाल नेहा का भी अपने मायके में था। उसे भी अपने ससुराल आना था, लेकिन पहले कौन जाए, इसी दुविधा में कुछ दिन और निकल जाते हैं। एक दिन सुरेश ऑफिस से पड़ोस की आंटी शारदा देवी को कॉल करता है। शारदा आंटी, आप फ्री हो तो एक बार आप मेरे घर आ जाना। पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं सो तो नहीं रहे? ठीक है बेटा, अभी जाके देखती हूँ। शारदा किशनलाल के घर जाती है। किशनलाल किसी औरत के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहाँ का नज़ारा देखकर वो हक्का बक्का हो जाती है। तभी किशनलाल की नज़र शारदा पे जाती है। अरे शारदा जी, आइए आइए, एकदम सही टाइम पे आए हो आप भी खाना खा लो। ये बिमला हमारी खाना बनाने वाली है और ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप भी टेस्ट करो। शारदा देवी मन में सोचती है, ये काम वाली कब रखी इन लोगों ने? और काम वाली को ऐसे अपने साथ बैठा के खाना कौन खिलाता है? अच्छा, अब सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है इन लोगों के बीच में, तभी तो मुझे मना कर दिया खाना लाने से। तभी किशनलाल बोलता है, अरे शारदा जी, कहाँ खो गई आप? आइए खाना तो खाइए। अरे नहीं भाई साहब, मैं तो बस आपको बताने आई थी कि सुरेश आपको कब से कॉल कर रहा है। आप एक बार बात कर लो उससे। अरे हाँ, वो मेरा फ़ोन कमरे में रह गया है, अभी बात करता हूँ मैं सुरेश से। शारदा देवी अपने घर आ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में अब किशनलाल और विमला खटक रहे थे और वो कामिनी देवी को कॉल लगा देती है। अरे शारदा बहन, कैसी हो? वहाँ पे सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पे। क्या हुआ है? तुम्हें तुम्हारे घर पे सब ठीक तो है ना? अरे मेरी छोड़ो, पहले अपना घर बचाओ। मेरे घर में क्या होगा? अभी तो बात हुई थी किशनलाल जी से, बड़े खुश लग रहे थे। हाँ तो खुश तो होंगे ही ना, एक नई औरत जो मिल गई है उसे। तू रहे अपने मायके में। ये सुनकर कामिनी देवी गुस्से से फट पड़ती है। जबान संभाल के बात करो शारदा बहन। कुछ भी बोलने से पहले एक बार किशनलाल जी की उम्र तो देख लेती। अरे कामिनी बहन, मर्द की उम्र मत देखो, उसकी नीयत को कोई भरोसा नहीं होता। बस तुम जल्दी से अपने घर आ जाओ और फिर सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, काम वाली तुम्हारे घर पे अपने हाथों से खाना खिला रही थी किशनलाल जी को। और अपनी बहू को भी बुला लो, घर के मर्दों को अपने काबू में रखो, नहीं तो तुम दोनों के आपस के झगड़े में कोई बाहर वाली अपनी रोटियां सेक जाएगी। फिर दोनों सास बहू अपने अपने मायके में ही बैठी रहना हमेशा के लिए।
शारदा ने एक की दो लगा के कामिनी देवी के कान भर दिए थे। कामिनी देवी बहू नेहा को फोन करके सब बता देती है और फिर अगले ही दिन कामिनी देवी और बहू नेहा अपने घर आ जाती है। अरे कामिनी जी अचानक से कैसे आ गई और साथ में बहू भी आ गई। लगता है आपस में सुलह हो गई है। अरे हाँ नेहा, तुमने तो बताया नहीं कि आ जाने वाली हो। मुझे कॉल ही कर देती, मैं खुद आ जाता लेने तुम्हें। तभी कामिनी देवी बोलती है, अरे छोड़ो ये सब, तुम लोगों को अभी भूख लगी होगी, हम खाना बना कर लाते हैं। चलो बहू, किचन चलते हैं। कामिनी जी सुनो तो, हमने एक खाना बनाने वाली को रखा है, वो अच्छा खाना बनाती है। तो अब तुम लोगों को भी किचन से छुट्टी, बस आराम करो अब। हमारे घर में कोई काम वाली नहीं चाहिए, उसे मना कर दो। अब हम सास बहू आ गए हैं। तभी सुरेश बोलता है, अरे पापा, बस कुछ दिनों की बात है, जब ये दोनों सास बहू फिर से लड़ेंगे और फिर से भागेंगे अपने अपने मायके, तो बुलाना तो पड़ेगा ही। फिर से बुला लेंगे काम वाली को। जी नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला। अब हमारी दोस्ती हो गई है। अब आप लोगों को हमारे हाथ का ही बना खाना खाना होगा। दोनों सास बहू किचन चले जाते हैं। इधर किशनलाल और सुरेश एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वाह पापा, क्या चाल चली आपने तो। एक बार में ही दोनों सास बहू के सुर बदल गए। बेटा, किसी भी औरत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार उसका जलन ही होता है। कहीं उसकी जगह कोई दूसरी औरत न ले ले। और मुझे पता था कि अगर ये शारदा देवी एक बार देख ले तो एक का दो लगा के खुद तेरी माँ को बता देगी। और देखो, तीर बिल्कुल निशाने पे लग गया। ये तीर नहीं, ये तो ब्रह्मास्त्र निकला पापा। और उस काम वाली ने भी अच्छा साथ दिया हमारा। और अब देखो इन सास बहू का दोस्ताना। अरे बेटा, अब ये सास बहू नहीं, माँ बेटी बन गई है। और अब न जाएगी सास अपने मायके और बहू अपने मायके।